जाइए आप कहाँ जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेशल चैनल और स्पेशल एपिसोड। जैसे कि आपने रील में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है। उस रील में मैंने बताया था कि विपासना के क्या फ़ायदे हैं और विपासना क्यों करना चाहिए, मुझे विपासना की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या चेंजेस मुझ में हुए हैं। मैंने रील में बताया था कि मुझे अपने आप से मिलने का एक मौका मिला, मुझे जो खुशी मिली है, जो मुझ में बदलाव हुए हैं, उस बारे में मैंने एक शॉर्ट में वीडियो बनाई थी और अब मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ ताकि विपासना के आपको फ़ायदे मिले और विपासना के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है, विपासना क्या है और क्यों करना चाहिए, किन लोगों ने करना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। और पूरे इंडिया में उनके बहुत सारे सेंटर्स है, इंडिया के बाहर भी है, थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में, बहुत सारी जगह भी उनके सेंटर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेरी लाइफ और मेरी ज़रूरत के बारे में कि मुझे विपासना की क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से मैं इतनी डिस्टर्ब चल रही थी, ऐसे आप नहीं जानते क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना रही थी और मेरा लास्ट वीडियो ही 6 महीने पहले का है। लॉन्ग वीडियो में देखा जाए तो लास्ट गोवा वाली सीरीज़ है। मैं बहुत सारी स्टेट घूम चुकी हूँ, लगभग मैंने 19-20 स्टेट कवर किए हैं, पर मेरे यूट्यूब पर मैंने बहुत ही गिने चुने वीडियो डाले हैं और जो रील है उसमें मैंने मेंशन किया है कन्याकुमारी टू कश्मीर तक का सफ़र मैंने पूरा किया है, वो भी सोलो। और कभी कभी मैंने होस्ट लिया है कहीं कहीं पे, तो उसको सोलो कहोगे या नहीं आई डोंट नो, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। और अब बात करते हैं मेरी विपासना की। तो बहुत दिनों से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी और हाल ही में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क मार्क्स पड़ चुके हैं और चेस्ट पे, हाथ पे स्वेलिंग थी, इवन फ्रैक्चर तक हो गया था। और खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने उससे पहले, एक्सीडेंट के पहले, जिम ज्वाइन की थी, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दूँ, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था, 44 हो गया था, एचबी भी मेरा लो हो गया था। जैसे ही मैं कश्मीर से आई और यहाँ आने के बाद, मतलब मैं पंजाब में आई तो एकदम बेड पे ये हो गई थी, मतलब उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो मेरा 4 पॉइंट एचबी रहा था और उसके चलते, मतलब वो तो अच्छा है कि फैमिली से मैं इतना हेट करती थी और वही फैमिली मेरे काम आई। उन्होंने मुझे पंजाब से यहाँ लाया महाराष्ट्र में और कुछ दिन एडमिट रही, 3 या 4 बैग मुझे ब्लड बैग चढ़ाने पड़े और तब जाके मेरा एचबी अभी है 9। वो भी कम होता रहता है क्योंकि मुझे गिलबर्ट सिंड्रोम है, इसीलिए मेरी आंखें भी पीली होती है। बहुत बड़ा इतिहास है मेरा। और उसके बाद और एक ट्रॉमा, ये एक्सीडेंट का, एचबी कम होना, फिर एक्सीडेंट होना, और एक मेरा चहेता जो कि हमारा 7 साल तक का सफ़र था, उनकी देहांत हो गई और इसीलिए मैं उस ट्रॉमा में ही चली गई। क्योंकि अपना पास वाला जब चला जाता है ना तो बहुत हर्ट होता है। और क्या कहूँ, क्या बताऊँ मैं उनके बारे में। उस आदमी ने मेरी लाइफ बदल दी थी और मैं पर्सनली उनको थैंक्स कहूँगी। अभी पता नहीं वो अगले जन्म में होंगे, जन्म मिला होगा या नहीं पता नहीं, पर उन्होंने ही मुझे विपासना के बारे में बहुत सालों पहले बताया था और इसीलिए मैं अब विपासना, मतलब इतना सारा ट्रॉमा अचानक हुआ मेरी लाइफ में कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और इसीलिए मैंने विपासना की वेबसाइट देखी और नियर बाय मेरा लोकेशन देखा और इत्तेफाक से महिलाओं की बैच 15 दिनों बाद थी और मैंने वहाँ अप्लाई किया। उनके टर्म्स कंडीशन माने, वहाँ पे आपको मोबाइल 10 दिन तक यूज़ नहीं करना है, अलार्म लाना पड़ेगा, टॉर्च लाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको अपना बेड शीट, तकिया, मतलब पिलो कवर वगैरह आपको अपना लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपनी सफाई वगैरह कर सकते हैं और वहाँ पे उन्हीं की तरफ से फ्री में खाना, फ्री में स्टे मिलता है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो मैंने अप्लाई किया। मुझे लगा नहीं था कि मेरा इतना जल्दी आ जाएगा और 11 तारीख को, 11 मार्च को, मतलब 11 तारीख से 22 तारीख तक का मेरा बैच में मुझे सिलेक्शन
सिलेक्शन हो गया मेरा। और 10 दिन के लिए मैं चल पड़ी सोलापुर। सोलापुर वैसे मैं इतना सारा जगह घूम चुकी हूँ, पर महाराष्ट्र में मैंने सोलापुर नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम मैं सोलापुर गई। सोलापुर बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे यहाँ से मैं बस में गई और सोलापुर की बस का जो टिकट है वो है 183। वैसे महिलाओं के लिए आरक्षण है तो हाफ टिकट लगता है। और 5 घंटे में बस ने सोलापुर छोड़ा। ये है सोलापुर का बस स्टैंड। आपको सबसे पहले सोलापुर आना है और उसके बाद जाना है सोरेगांव और उसके बाद है अपना लोकेशन। अभी मेरे 2 कलीग आ रहे हैं जिनसे मैं मिली नहीं हूँ, पर उस ग्रुप के द्वारा मतलब बात हुई है मेरी। और देखते हैं कैसे रहेंगे। साथ में जाएंगे तो थोड़ा कंट्रीब्यूट हो जाएगा चार्जेस में भी, और एक कंपनी भी मिल जाएगी, क्योंकि 10 दिन भाई बिना मोबाइल का उनके साथ बिताना है मुझे। बाकी यहाँ का बस स्टैंड बहुत नीट और क्लीन तो है, एवरेज कह सकते हैं। उस ग्रुप का जो विपासना का जो मुझे लेटर आया था, उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ पे 15-20 लोगों का नाम था और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी कि आपको कैसे कैसे आना है। जो बस स्टैंड से आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेट कर ले और उनसे बात करके मिल के आप आ सकते हैं। शेयरिंग करोगे तो आपको और पैसा कम पड़ेगा, है ना। तो वहाँ सोलापुर पहुँचने के बाद मैंने वहाँ की एक मैडम से बात की जो कि मेरे साथ ही विपासना के लिए आ रही थी कुर्डुवाड़ी से। वो ट्रेन से आ रही थी और मैं बस से। तो हम लोग बस स्टैंड मिले। वैसे तो उनको 1 घंटा था लेट, इसीलिए मैं वहाँ जाने के बाद मैंने खाना खाया। मेरा मन ही नहीं था और बहुत दिनों से मैं अच्छा खाना भी नहीं रही थी, मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा था खाने में भी, किसी भी चीज़ में। इसीलिए बहुत कह सकते हो डिप्रेशन में चली गई थी मैं। एक चीज़ को बार बार दोहराना, उसी ख्यालों में रहना और पास्ट और फ्यूचर में ही घूमना अपने दिमागी तौर पे, और ऐसा हो रहा था। तो मैं क्या बताऊँ। और बाद में फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ से सोरेगांव गए हम रिक्शा से। पर पर्सन 40 रुपया टिकट था। उसके बाद वहीं के जो विपासना केंद्र के जो सर हैं, उन्होंने एक नंबर दिया था रिक्शा वालों का, उन्हीं का कोऑर्डिनेशन होगा। तो उन्होंने उनका नंबर देने से, रिक्शा वाले का नंबर देने से सोरेगांव से आगे हम विपासना केंद्र की ओर उस रिक्शा से गए। दोबारा हमको 40 रुपया यानी टोटल 80 रुपया सोलापुर से हमको उस केंद्र में जाने में लगा। और उसके बाद जब हम केंद्र में पहुंचे, विपासना केंद्र में, वहाँ पे हमारे ऑटो के अलावा कोई गाड़ी, कोई शोर शराबा, कोई ट्रैफिक कुछ नहीं था। इतना आउटसाइड में है और वहाँ सिर्फ पंछियों की आवाज़ थी और बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट था, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट। और ये है विपासना केंद्र का एंट्रेंस। और अभी ये फ़ोन जमा कर देंगे, इसीलिए ये मेरा बैकपैक और 10 दिन का सामान लेके मैं आई हूँ यहाँ विपासना केंद्र। और हेलो, तो यहाँ का ये देखिए धम्म कक्ष है। सब लोग चले गए और अब हम थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए मैं यहाँ रुकी हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में वीडियो बता सकूँ। और शहर से बहुत दूर है और यहाँ आने के लिए वैसे आप जब बस स्टैंड आते हैं तो बस स्टैंड से आपको सोरेगांव के लिए ऑटो मिलता है जिसका टिकट होता है 40 रुपया पर पर्सन। और सोरेगांव से आप यहाँ आ सकते हैं विपासना केंद्र। इनका एक ऑटो वाला भी है, जान पहचान वाला, जो कि इन्होंने नंबर प्रोवाइड करते हैं। वो लेता है पर पर्सन 40 रुपीज़ ही, 40 रुपये ही, यानी कुल मिला के आप 80 रुपया में यहाँ विपासना केंद्र आसानी से आप पहुँच सकते हैं। अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा क्या क्या इनके रूल्स हैं। और वैसे तो इन्होंने क्लियर किया है कि आपको यहाँ आने के बाद मौन रखना है, तो जितना बोल सकते हैं उतना अभी मैं बोल देती हूँ ताकि 10 दिन तक मैं कुछ नहीं बोलने वाली। और कैसा एक्सपीरियंस रहता है वैसे नेचर यहाँ का, जो आने के बाद जो यहाँ का वाइब जो है बहुत ही कूल है, बहुत ही साइलेंट है। और जो भी जेंट्स दिखे हमको उनका भी अलग है, विपासना केंद्र वाले ही साथ ही है पर अलग अलग किया होगा, इसीलिए वो लोग तो चले गए। अभी हम जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो देखते हैं अंदर क्या फॉर्मेलिटी होती है। रिकॉर्ड करने दिए तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो मैं आपको वैसे ही बताऊँगी।
अब मिलते हैं 10 दिन बाद यहाँ का एक्सपीरियंस लेकर और एक नया रूप लेकर। देखते हैं मेरे में क्या परिवर्तन होने वाला है और वो मैं सेल्फ रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरे में जो खामियां हैं वो खूबियों में बदलना है, यही मेरा मिशन है। तो 10 दिन के बाद मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगी ज़रूर। चलो मिलते हैं 10 डेज़ बाद। वहाँ जाने के बाद जब हमें मोबाइल, उस दिन को 0 डे बोलते हैं वहाँ पे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो वहाँ जाने के बाद जब 0 डे में हम अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब वहाँ पे जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको हार्ड कॉपी लेके जानी होती है या वहाँ पे वो निकाल लेते हैं। तो मैं तो हार्ड कॉपी लेके गई थी ताकि इजी हो जाए। और वहाँ जाने के बाद जब उनको प्रिंट आउट दिखाया और फिर वहाँ पे रूल्स थे कि आप कोई नोटबुक, कोई बुक, टेक्स्ट बुक वगैरह, बुक कोई पढ़ने वाली बुक वगैरह या मोबाइल कुछ अपने पास नहीं रखना है, वो लॉकर के हिसाब से रख देते हैं और आपको एक कार्ड देते हैं और उस कार्ड के जरिए आप जब 10 दिन हो जाते हैं तो आप ले सकते हैं उनसे। और इस तरह जमा किया और कुछ लोगों को, मतलब सबने वहाँ पहुँचने के बाद, वहाँ 2 बजे का टाइमिंग था आने का रजिस्ट्रेशन का। तो मैं यहाँ से सुबह जल्दी निकली थी 9 बजे ही, तो नहीं 9 बजे नहीं, हाँ 8 बजे निकली थी मैं और 12:30 बजे तक मैं सोलापुर में पहुँच गई थी। और वहाँ से हमें जाने में 1:30 बज गया था, 2 बजे तक का टाइमिंग था वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब हमने मोबाइल दे रहे थे तो मोबाइल देने के बाद मन ही नहीं लग रहा था यार। 10 दिन तक बिना मोबाइल के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना सेल्फी के, मतलब कैसे रहा जाए यार। वहाँ पे शीशा भी सिर्फ बाथरूम के तरफ, बेसिन के तरफ ही था, बाकी कहीं शीशे का नामो निशान नहीं था। और ना मतलब हमें कंटिन्यू मोबाइल यूज़ करने के, मैं तो ब्लॉगर हूँ तो कंटिन्यू मोबाइल तो रहता ही है मेरे पास, इवन कैमरा के लिए। मुझे फ़ोन तो नहीं आती किसी का, पर एक आदत होती है ना नोटिफिकेशन की या कैमरा चालू करके बात करने की, देखने की, सेल्फी लेने की। तो 10 दिन तक सोच सकते हो मतलब तो मोबाइल रखने के बाद तो हमारा 0 डे में मोबाइल रखा गया। मोबाइल रखने के बाद वहाँ की जो औरत थी, उसकी बेटी घर में अकेली थी ना, और मतलब परिवार के साथ थी, तो उसका मन इतना बेचैन होने लगा बिना मोबाइल के कि बहुत सारी लड़कियों का। तो हमने उसी दिन थोड़ी सी बात की, क्योंकि 2 की ही पहचान हो गई थी जिनके साथ में आई थी, बाकी किसी के साथ पहचान नहीं हुई थी। और 0 डे में हमें शील पालन किया मतलब शील का पालन किया जाता है। तो वहाँ पे हमें कसम दिलाई कि आप आर्य मौन करेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से इशारों से बात करेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे सेविकाएँ भी रहती है जो कि वहाँ सेवा करती हैं, तो उनसे बात करनी थी। और हमें उठाया भी जाता है, घंटी जो अपन मंदिर में बेल बजाते हैं ना, उसका यूज़ करके घंटी से बुलाया जाता था, मतलब उठाया भी जाता था। और उसके बाद क्या होता है कि आर्य मौन का पालन हमें 10 दिन तक करना था। 0 डे में जितना भी हम बात करें, जितना भी हम ये करें, तो वो उस दिन हमें एक्सक्यूज़ था। जब हमने शाम को जो कसम ली, उसके बाद शाम को हमने जो कसम ली, उसके बाद फिर हमारा शेड्यूल चालू हुआ और इस तरह से हमारा क्या बोलते हैं 0 डे की शुरुआत हो गई। और उसके बाद इतनी सारी लड़कियां थी, 15-20 लड़कियां थी और कोई किसी से बात नहीं। तो कोई आता था इधर तो सब मुड़ जाते थे इधर, मतलब किसी को डिस्टर्ब ना हो इस तरह से, ना एक्सरसाइज करना है, ना लाउडली, मतलब अपने आप से भी बात नहीं करनी है वहाँ पे, इस तरह का रूल था। तो 0 डे तो गया कैसे, तो अगले दिन जब उन्होंने रूल्स बताने शुरू किए, मतलब मेडिटेशन में, कि हम जन्म से मृत्यु तक सांस लेते रहते हैं, है ना, पर हम कभी अपने ब्रीदिंग पर फोकस हो सकते हैं क्या, मतलब 5 मिनट आप लगातार अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। तो हम गुस्सा आता है तो हमारी सांसें बढ़ने लगती है, पर हम कभी फोकस नहीं करते। जब मान लो आपात होता है या एक्सीडेंट का समय हो या दुख का समय हो, तो वो समय हमारा जल्दी नहीं जाता है, पर हम महसूस करते हैं और इसीलिए हमें लगता है यार ये दुख का समय जल्दी नहीं जाता। पर समय तो सबके लिए इक्वल है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस समय को फोकस नहीं करते हैं। और फोकस नहीं करने से क्या होता है, हमको लगता है यार आज का दिन बहुत भारी है, और जब खुशी का दिन जाता है तो हमें लगता है बहुत जल्दी चला गया दिन। दिन तो दिन है भाई, पर आपके फोकस पे ध्यान रहता है, तो वो मेडिटेशन करने लगा थे। तो फर्स्ट डे जो हमको बताया, फर्स्ट डे शुरू हुआ तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप जो सांस ले रहे हो तो सांस ले रहे हो तो सांस ले रहे हो,
कोई फोकस नहीं, मतलब कोई नेचुरल जो हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम मन से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो नेचुरली नहीं रहता है ना। नेचुरली ये हुआ कि अब मैं बात कर रही हूँ पर मैं बीच बीच में सांस ले रही हूँ, पर मैं सांस में फोकस नहीं कर रही हूँ, तो वो हुआ नेचुरली। तो आप सांस ले रहे हो तो सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो तो सांस छोड़ रहे हो। सिर्फ आपको हर सांस का काउंट रखना है, आपको हर सांस का ध्यान रखना है कि आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। और पहला दिन शुरू होता है वहाँ पे 4 बजे उठने से। 4 बजे वहाँ पे ऐसे दरवाज़ा नहीं बजाया जाता, क्योंकि वहाँ किसी को बात करने का, किसी को देखने का भी अलाउ नहीं था। तो वहाँ पे बेल बजाया जाता था, बेल से आपको उठना था, इसीलिए अलार्म की ज़रूरत थी कि 4 बजे आप उठो। 4 बजे उठने के बाद आप फ्रेश हो जाओ और 4:30 बजे से आपका मॉर्निंग शुरू होता है, 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक। और हर 1 घंटे के बीच में आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता था कि आप जाके पानी वगैरह पी लो, घूम लो थोड़ा सा और फ्रेश होके यहाँ पे आ जाओ। और फिर 6 बजे के बाद आपको नाश्ता दिया जाता था, जो कि आपका नहीं 6:30 तक ध्यान होता था, 6:30 बजे आपको छोड़ दिया जाता था ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट करना और 8 बजे मतलब ब्रेकफास्ट और नहाना धोना सब, आप क्लीनिंग वगैरह आप अपने रूम का कर सकते हो। रूम भी इतना आलीशान था, मतलब 1 आवर के नहीं कह सकते, एक रूम और बाथरूम और नहाने वाला, और पानी की इतनी अच्छी फैसिलिटी थी, पीने का पानी और था, इतना प्यूरीफाई वाला पानी था, ठंडा पानी, अभी तो गर्मी है ना इसीलिए। और पानी की फैसिलिटी थी, जबकि इतना दूर होके भी पानी की, लाइट की हमें कभी कमी नहीं महसूस हुई, जबकि वहाँ पे ये सब फ्री है, मतलब पैसे वाला नहीं है। और फैन था, बहुत बढ़िया रूम था। एक रूम में 3 बेड थे, पर फिलहाल तो हमें पर पर्सन को एक रूम दिया गया था। और मान लो जिसको अकेले सोने की आदत नहीं है तो उनको शेयरिंग में दिया जाता था। तो भी शेयरिंग में भी आप बात नहीं कर सकते थे, ना बात करना है, ना देखना है, ना इशारों से बात करना है, ना म्यूजिक गुनगुनाना है, ना खुद से बात करनी है। और मुझे तो 5-6 दिन तक मैं अपने आप से बात करती रही। और जब भी ध्यान करना होता था तो मैं फ्यूचर में चली जाती थी या पास्ट में चली जाती थी। और इसके चलते मतलब उसके कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट कि बहुत सारे लोगों को एकदम हीट होता था, गर्मी होती थी, किसी-किसी को ठंडी लगती थी, किसी-किसी को खुजाट होता था, किसी-किसी को एकदम चुभन जैसी होती थी। और मैं तो सपनों में खोई रहती थी। और वो बोलते थे अगर ध्यान भटका तो तुम्हें आनापान करना है, मतलब साँस लेना है, साँस छोड़ना है, साँस लेना है, साँस छोड़ना है, पूरा फोकस साँस पे लेना है। फर्स्ट डे आपको साँसों पे फोकस किया गया और यहाँ से ऐसे त्रिकोण किया गया, मतलब आपको फोकस करना है ये कोण की तरफ, कि आपका जो सांस ले रहे हो तो वो आँख से, नाक से जा रहा है, तो कौन सी नाक से जा रहा है, राइट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, या दोनों से जा रहा है। सांस छोड़ रहे हो तो किससे जा रहा है, ना राइट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, या दोनों नाक से जा रहा है। तो एक दिन आपको पूरा फोकस करना था कि किस नाक से आप सांस ले रहे हो, किस नाक से आप सांस छोड़ रहे हो। जब फोकस करते हो ना तो आपको फील होता है कि आप राइट साइड से ले रहे हो, लेफ्ट साइड से छोड़ रहे हो, या दोनों नाक से सांस ले रहे हो, इस तरह का आपको फील होने लगता है। हमको लगता है कि अरे सांस तो हम दोनों नाक से लेते हैं। नहीं भाई, अब जब फोकस करने लगते हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको तब पता चलती है। उन्होंने और हर शाम को प्रवचन होता था, जब 7 बजे नाश्ता करके आते थे, 8 बजे आपको ध्यान में बैठा जाता था, 8 से 11 बजे तक। और हर 1 घंटे में 5 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता था। और जब ब्रेक से आप चले जाओ 11 बजे वहाँ पे खाना मिलता था। खाना भी इतना लाजवाब था, 2 तरह की सब्जी होती थी, एक दाल, चावल, रोटी, छाछ और सलाद। ऐसा नहीं कि जो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड, आप खुद सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, आप खुद लेके
वेरी गुड। देखो एक से एक सिंगर बैठे हैं, म्यूजिक लगाओ। कितनी अच्छी आवाज है आपकी, पता है? सोनल चलते आधी रात को आधी रात को Thank you so much.